बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज के शो में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दोनों के दरमियान ये तनाज़ा जो जंग बंदी की तरफ गया था, अब दोबारा फिर से जंग छिड़ने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बातें क्यों आ रही हैं, इस पर बात करेंगे। आगे चल के हम वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग फ़िनांस स्कीम जो उन्होंने ऐलान किया है और 25 लाख से 1 करोड़ तक वो लोगों को दिए जाएंगे ताकि वो अपने घर बना सकें, ये किन अफराद को मिलेगा, इस सारी डिटेल पे बात करेंगे। और साथ ही साथ हुकूमत पंजाब का रहमत कार्ड है, इस पे भी डिस्कशन होगी। मैं आगाज़ करता हूँ, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ हैं। जनाब चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया एक तो आपका, आपने वक्त दिया। ये इस वक्त जो ख़बरें और चीज़ें चल रही हैं, इसके नतीजे में तो ऐसे लग रहा है जैसे कशीदगी में इजाफा होने लगा है, या ये सिर्फ आप समझते हैं कि ऑप्टिक्स की बात है? बहुत शुक्रिया वड़ाई साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, दो वर्जन सुनी जा रही हैं अमेरिका से। एक तो वही वर्जन है जो हम सब जानते हैं कि दोनों मुल्क एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स और वेपन्स बर्न आउट नहीं हुए, ओवरऑल वॉर स्टेमिना भी अमेरिका का बहुत कम हुआ है, क्योंकि मिलिट्री हार्डवेयर माइनस हुआ है, बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुई है। जो उनका स्टॉक पाइल है वो 40 to 45% रह गया है। और जाहिर है अमेरिका को ये फिक्र भी है, और मिलिट्री लीडर्स आपने देखा छोड़ के जा रहे हैं या उनको छोड़ दिया गया है, अपने ओहदों से फारिग कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर यही फर्क आ रहा है कि उन मिलिट्री कमांडर्स का यही ख्याल था कि आप जितनी जल्दी एग्जॉस्ट कर रहे हैं मिलिट्री का जो स्टॉक पाइल है, वो बहुत ज्यादा आपकी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ ईरान के साथ नहीं लड़ना होता, अमेरिका ने इसराइल को भी सपोर्ट करना होता है, उसने यूक्रेन को भी 5 साल से सपोर्ट किया हुआ है, उसने ताइवान के मामले पर चाइना को भी खौफजदा रखना होता है। तो जब आपके पास वेपन्स ही नहीं होंगे या 50% डिप्लीट हो जाएंगे, तो आपकी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपका वो डिटरेंस कम हो जाती है। तो एक तो ये स्कूल ऑफ थॉट है कि आपको किसी तरीके से फेस सेविंग लेके निकल जाना चाहिए जंग से, और बहुत सारे सेम यही कहने लॉजिकल बनती है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल है, वो समझता है कि अभी क्योंकि ईरान में दमखम है, इस स्टेज पर अगर ईरान को छोड़ दिया गया, उनकी हुकूमत भी सर्वाइव कर गई है, न्यूक्लियर जो इंगेजमेंट है उसका भी नहीं पता लग रहा, फुट ऑन ग्राउंड भी नहीं हुए, उस तरह तबाही नहीं फैली, तो वो चाहता है कि कंटिन्यू करे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जाहिर है बीच में डिलेमे में है। जो मेरा तजिया है कि वो समझते हैं कि एक तरफ पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी से उनकी गिर रही है, दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस चढ़ रही हैं, तो वो एक ड्रॉ करना बैलेंस मुश्किल समझ आ रही है उनको। हाँ, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कह रहा है कि कम से कम अगर आपने फेस सेविंग लेनी है तो वन टाइम स्ट्राइक ऐसी करें, और वन टाइम स्ट्राइक करने के बाद आप ये शो करें कि ये थी असल पंच और ब्लो था जिसके अंदर मैंने एनिमी को नॉकआउट कर दिया है, और मैं क्योंकि जंग जीत चुका हूं, बाकी मकसद मैंने पहले ही हल कर लिए थे, और अब मैं जंग को सीज फायर यूनिलैटरली कर रहा हूं, और उसके बाद दूसरे मुल्कों को डाल दिया जाए, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को काउंटर ब्लॉकेट जो किया उससे लिंक कर लिया जाए कि जनाब अगर सीज फायर मानेगा तो मैं खोल देता हूं। तो आई थिंक इस तरह का कुछ पॉसिबिलिटी है, ऑल्दो खतरनाक है, अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी बात सोच रहा है। अच्छा चिश्ती साहब, ये जो ख़ास तौर पे ये कि आपको 60 रोज़ अगर आप जंग जारी रखते हैं, आपको मंजूरी लेनी है, वहाँ पर बहस व तमीज़ है इसके ऊपर, और साथ ही साथ वो सर्वेज़ हैं जो उनकी पॉपुलैरिटी के हवाले से इशारा कर रहे हैं, लेकिन कोई ईरान के लिए भी तो आसान नहीं है कि इस माहौल में जब उनकी इतनी तबाही हुई है, उनकी लीडरशिप गई है सारी चीज़ों में, उनके लिए भी तो इतना आसान है। यानी अमेरिका और ईरान दोनों जंग से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन कौन रह सकता है ज़्यादा जंग में? और अब तो मुज़ाकरात को अगर हम सारे देखें, समाप्त तो इसी तरफ ही हो रही है कि निकलना चाहते हैं लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, अपनी आवाम को दिखाना है कि हम जीत कर निकल रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब 40 दिन में कोई ऐसा वार नहीं रह गया होगा अमेरिका के पास जो उसने ना किया हो बैक बाय इजराइल। ईरान के पास ऐसी कोई, मेरा ख्याल है, इतनी सीरियस ऑप्शन कोई नहीं रह गई होगी, क्योंकि उसने सोचा होगा कि मैं जब अगली दफा 40 दिन लड़ूंगा तो फिर करूंगा। ये मोर ऑफ ऑप्टिक्स है, परसेप्शन की जंग है, और जाहिर है टेक होम जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि अपने लोगों को उन्हें दिखाना है कि हम जंग जीते हैं, और जस्टिफाइड भी है दोनों का, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, वो नहीं चाहेंगे कि वो ये किसी स्टेज पे माने कि जंग हारे हैं। जंग लड़ने और जीतने के ऐलानात के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी रेट 60% पे गिर गया, नंबर वन, 60% कम हुआ है। दूसरी तरफ ईरान पर भी लाजिम है, क्योंकि देखिए उनके दिसंबर में मुजाहरे शुरू हुए थे हुकूमत के खिलाफ, वो कितने सीरियस थे और कितने नहीं थे वो अलग डिबेट है, लेकिन ये एलिमेंट तो है कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल तंगी है, लोगों की हार्डशिप है, जॉबलेसनेस बहुत ज्यादा है सैंक्शंस की वजह से ये, लेकिन फिर लोग इकट्ठे हो गए। तो ईरान में जो बिल्ट इन भी मुखालफत है, और जो लोग प्रो गवर्नमेंट है वो भी चाहेंगे कि हमने इतना पनिशमेंट, इतनी लॉसेस, चाहे वो लाइफ हो, प्रॉपर्टी हो, इकोनॉमी हो, उसका लॉस लिया है,
तो कुछ तो मेजरेबल टर्म में हमें भी पता लगना चाहिए ना कि जंग हम जीते हैं। तो दोनों परसेप्शन क्रिएट करना चाहेंगे जो दोनों जस्टिफाइड है, मैं उस सेंस में कह रहा हूं। तो आई थिंक दुनिया को अब दोनों को एक फेस सेविंग देने की एक पोजीशन करनी चाहिए, क्योंकि ये वो स्टैंड लोन बड़ा सब जंग नहीं है। ईरान की और इराक की जंग 10 साल चलती रही, आपने देखा किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यूक्रेन रशिया की चल रही है, पूरी दुनिया नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है, हम खबरों में पढ़ लेते हैं। ये जंग ऐसी हुई है कि जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी दुनिया के 8 बिलियन लोग हॉस्टेज बने हुए हैं। इतनी डिसइंटीग्रेशन हुई है, रीजनल अलायंसेस टूट रहे हैं, रीअलाइनमेंट हो रही है मिडिल ईस्ट की। जापान और कोरिया ने, जो अमेरिका के एलाइज हैं, उन्होंने ईरान से डायरेक्ट बातचीत किया कि जनाब हमारा क्या कसूर है, हमें तो तेल देना शुरू करें। इंडिया बीच में फंस गया, इस मसले पर साथ देते, नेतन्याहू का साथ देते देते अपनी सारी पोजीशन गवा बैठा है। तो रीजनल अलायंसेस रीअलाइन हो रहे हैं। तो आई थिंक फेस सेविंग किसी ना किसी तरीके की दोनों मुल्क चाहेंगे, मोर ऑफ ऑप्टिक्स। लेकिन खुदा ना खास्ता वर्स मैं देख पा रहा हूँ, जो आखिरी जुमला मैं कहूंगा वो वही कि अमेरिका कोई ऐसा शो ऑफ करने के लिए ना स्ट्राइक करे जिसमें उसको टेक होम के लिए कुछ सेटिस्फेक्शन चाहिए हो कि हमने वो जो आखिरी अटैक किया उसमें हमने बहुत सबसे ज्यादा सीरियस ब्लो किया। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर तो सवाल बड़ा पूछा जाता है, लेकिन वो इतना भी सादा नहीं है कि ये अब जंग में से निकलने का फैसला किसके हाथ में है, ईरान या अमेरिका? तो इसका क्या वैसे जवाब देंगे? वैसे ये सवाल बड़ा सादा नहीं है। नहीं, देखिए, ओवरऑल तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को ही करना है वो कि किस तरह और कितनी हद तक वो इजराइल को कंट्रोल कर सकते हैं, खासतौर पर लेबनान के, क्योंकि लेबनान लिंक है इसमें। अगर लेबनान पे नई बमबारी बंद हुई तो ईरान नहीं मानेगा, वो ऑब्लिगेटरी है ईरान के लिए। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फैसला करना है कि वो इजराइल की एनी मोर और ज्यादा बातें मानना चाहते हैं और ज्यादा अपनी पॉपुलैरिटी, कॉम्प्रोमाइज, इकोनॉमी खराब करना चाहते हैं। नंबर टू ये है कि ये तो किसी से उन्हें अच्छा मशवरा ही मांगना ना कि मुझे फेस सेविंग कौन सी मिले तो मैं ऐलान कर दूं। तो आई थिंक प्रेडोमिनेंटली जिसने हमला किया होता है उसको फेस सेविंग भी चाहिए, और ऊपर सुपर पावर है, बैक्ड बाय इजराइल है। तो आई थिंक मेजर जो लाया करता है उनके ऊपर। हैविंग सेड दैट, लेकिन जैसे हमने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया मैंने कि ईरान को भी तो कोई मेजरेबल टर्म चाहिए, जहाँ वो अपने लोगों को कहे, जो यूनिटी कायम है उन्होंने मेंटेन करनी है। ईरान की हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि खुदा न खास्ता अनरेस्ट क्रिएट हो जाए कि हमने पोजीशन ऑफ वीकनेस से कोई ऐसी एग्रीमेंट कर लिया है, हमने वो जानों का ज़या किया है, हमने अपना नुकसान उठाया, लेकिन हमने कंपनसेशन उतनी नहीं ली। तो आई थिंक ईरान की हुकूमत पर भी बहुत प्रेशर है। तो जैसे, लेकिन मैंने अर्ज किया कि कन्वर्ज तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, और दोनों मुल्क अपनी अपनी साइड पे क्लेम कर सकते हैं। दुनिया को उससे फिक्र नहीं है। दुनिया को तो डे टू डे जो रोजगार खराब हो रहे हैं, मिडल ईस्ट में भी हो रहे हैं, इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, दुनिया तो वो हॉस्टेज बनी हुई है। अच्छा, अब चीसी साहब, ये जो अभी जिस तरह पाकिस्तान के थ्रू प्रपोजल जा रहे हैं ईरान के यूएस तक, और फिर उस पर तबसरा भी आ जाता है अमेरिकी सदर का। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? ख़ास तौर पे क्या आपको लगता है जिस तरह से तजावीज़ दी जा रही हैं, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, पॉसिबिलिटी तो है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यू फाउंड हमारा प्रेस्टीज, जो हमारा स्टेटस मिला है पाकिस्तान का, वो दुनिया मान रही है। हम तो पिछले साल मई में यही दिन थे जब हम लीस्ट रेलेवेंट थे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम तो रेलेवेंट ही नहीं थे दुनिया में कहीं, हम तो सो कॉल्ड दहशतगर्द थे इंडिया के बकौल। तो हमें तो सबक सिखाया था उसने 6 तारीख की रात को आकर। तो कहाँ से हमने एक साल में ट्रेवल शुरू किया, और अब हम एक मोस्ट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे नहीं है, मोस्ट वांटेड ग्लोबल स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर सामने आए हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन बहुत एनहांस हुई है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान दोनों की जो गुडविल इस वक्त है उसको वैल्यू ऐड में कन्वर्ट कर सके। यानी थोड़ा सा इधर से मनाना है, थोड़ा इधर से मनाना, ये बड़ा मुश्किल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क, जाहिर है हम खुद इकोनॉमिक स्ट्रगल में लगे हुए हैं। अभी हमने यूएई का कर्जा रीपे किया है, तो हम तो अपनी स्ट्रगल में भी लगे हुए हैं। इंटरनली लॉ एंड ऑर्डर, दहशतगर्दी देखें कि वजह से कितनी डिस्टर्ब हुई है। तो आई थिंक चैलेंजिंग तो बहुत है, लेकिन जितना पाकिस्तान का इस वक्त इन्फ्लुएंस है और जितनी रेलेवेंस बनी हुई है दोनों मुल्कों के, अल्लाह करे कि हम कन्वर्ट कर पाए दोनों की एक फेस से। वो आपने सुना होगा डेफिनेटली, वो अमेरिकी सहाफ़ी ने उन्हें कोशिश तो की है अमेरिकी सदर को छेड़ने की पाकिस्तान के हवाले से सवाल करके, लेकिन उन्होंने आगे से फौरी कह दिया कि नहीं, वो फील्ड मार्शल बहुत अच्छे हैं, वज़ीर आज़म भी बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब है कि फ़िलहाल तो जो आपने कहा ना कि इस वक्त तो हमारा जो इम्प्रेशन है या जो हमारी से कहा जाए, वो तो ऐसी है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, अमेरिका ख़ास तौर पे हमारी बात मान रहा है, वैल्यू कर रहा है। मैं उस रात को एक चैनल पर था और 1 घंटे बाद अमेरिका की जो बयान था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, जिसमें कहा था मैं सिविलाइजेशन को तबाह कर दूंगा, तहजीब खत्म कर दूंगा ईरान की। मैं 1 घंटा पहले चैनल पर था, तो जो होस्ट थी उन्होंने मुझसे पूछा कि 1 घंटे बाद तो तहजीब खत्म होने जा रही है, तो आपका क्या तजिया है?
तो मैंने ये कहा था, अल्लाह ने सच साबित कर दिया, मैंने कहा था कि शायद सीज फायर हो जाए। तो बड़ी हैरान हुई, उन्होंने कहा अमेरिका तो 1 घंटे बाद बमबारी करने वाला है, तो कैसे होगा ये? तो अब मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं की थी। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी चीफ रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप काइंडली तहजीब और सिविलाइजेशन को जो तबाह करने की थ्रेट है वापस ले लें और सीज फायर करें और मौका दें मुज़ाकरात को। और 1 घंटे बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। तो इतनी इन्फ्लुएंस तो मेरे ज़हन में भी थी कि पाकिस्तान की और हमारे फील्ड मार्शल की है, तो वो आगे कन्वर्ट हो सकती थी, तो तभी मैंने भी उसी पे बेस करके। तो अभी भी अल्लाह करे अगर वो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको, और प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के कितने लोग हैं इस वक्त रह गए जिनको वो ब्लाइंडली इस तरह वो ऑनर करते हैं, तो बहुत कम ही रह गया। पूरे यूरोप को नाराज कर चुके हैं, कनाडा को कर चुके हैं, नेटो को कर चुके हैं, इंडिया को कर चुके हैं, रूस चीन को कर ही रहे हैं। यूके प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं वो? यूके प्राइम मिनिस्टर को, इटली को, उन्होंने कहा कि वो हॉरिबल है उनके साथ, वो एब्सोल्युटली हॉरिबल है। स्पेन और इटली को भी नहीं भूलूंगा, और हर मुल्क को तो उन्होंने थ्रेट कर दिया। तो ये कोई अल्लाह का करम है अगर हमारे ऊपर, तो वो फिर मेरे ख्याल उसको वैल्यू एड में हमें कन्वर्ट जरूर करना चाहिए, ताकि दुनिया ऑब्वियसली एक इस निकले जो यरगमाल बनी हुई है। नंबर 2, दुनिया को ये यकीन हो जाए कि पाकिस्तान सिर्फ अपने एरिया में स्टेबलाइजेशन नहीं चाहता, ग्लोबल में भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे साहब, ये पहले इस तरह की पाक अमेरिका ताल्लुकात की तो हिस्ट्री पुरानी, लेकिन ये गर्मजोशी पहले कब देखने में आई? मेरा नहीं ख्याल इस तरह आई है, लेकिन वो नीड बेस पर ही हुई है। बड़ी विजिबल नीड्स होती थी। आप देखें सेंटो सीटो के जमाने में हमें F-86 जहाज दिए गए थे, अमेरिका ने F-104 दिए थे, लेकिन 65 की जंग में फौरन बाद स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए। 71 की जंग में फिर बंद कर दिए। 71 के बाद आप 79 देख लें, जब सोवियत यूनियन आया, रातों रात हमारी गर्मजोशी बढ़ गई। जब 89 में सोवियत यूनियन वापस चला गया और टूट गया, तो हमारे F-16 के स्पेयर पार्ट्स रोक लिए। तो ये इरेटिक रही है, फ्लेक्सिबल रही है, बैरोमेट्रिक टाइप फ्रेंडशिप रही है कि कभी टेम्परेचर ऊपर है, कभी नीचे है, और वो भी नीड बेस पर था। कभी किसी ने हमें पर्सनल फ्रेंड हमारी किसी लीडरशिप को ना कभी कहा था, वो नीड बेस पर होता था। और आप देखा आपने 9/11 हुआ, हमारी फिर जनरल मुशर्रफ के टाइम पे जरूरत पड़ गई, तो फिर हम दोस्त बन गए। तो ये अमेरिका तो आज तक सिर्फ नीड बेस पे हमें करता है, और अब ग्लोबली करता है, और मुझे कोई गिला भी नहीं है, क्योंकि सुपर पावर हर एक नहीं, आम मुल्क भी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से दूसरी तरफ कन्वर्ज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया है 26 फरवरी को जाके तेल अवीव में, अपनी नेशनल इंटरेस्ट में उन्होंने समझा कि हमला होने वाला है, ये कब्जा हो जाएगा ईरान के ऊपर, इजराइल का और अमेरिका का, तो मैं पहले ही जाके इन्वेस्टमेंट कर लूँ, एक गुडविल क्रिएट कर लूँ और बेस्ट विशेज ऑफर कर दूं, और कह दिया वहां जाके कि जनाब आपकी जो इजराइल की तकलीफ है वो मेरी तकलीफ है। तो जब आपने इजराइल की तकलीफ को ऑन कर लिया, तो फलस्तीनियों की तकलीफ तो डिसऑन कर दिया आपने। तो ये अपनी नेशनल इंटरेस्ट में उन्होंने किया, वो बैकफायर कर गई। तो ये लीडर्स करते हैं, उनकी गलत फैसलों की वजह से फिर कौम, आई एम श्योर 1.4 बिलियन जो इंडियन लोग हैं, वो तो फलस्तीनी कॉज के खिलाफ नहीं हो गए ना रातों रात। वो तो 78 साल से फलस्तीन को सपोर्ट करते रहे हैं। यासिर अराफात इंडिया के ज्यादा करीब थे हमारी निस्बत। तो हिस्ट्री से सीख लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक गैम्बल किया और बैकफायर कर दिया। तो ये एक हिस्ट्री इटसेल्फ रूल करती रहती है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट अपनी अपनी कन्वर्ज करती रहती हैं एक दूसरे के। लेकिन पाकिस्तान के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप का होना इज अ वेरी बिग पॉजिटिव साइन, जिसको मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बहुत रेयर मैंने देखा है, जितनी मैं हिस्ट्री पढ़ सका हूँ पाकिस्तान की, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस तरह कहा हो और अभी तक कोई विजिबल इंटरेस्ट भी नजर ना आई। बिल्कुल ठीक है। चिश्ती साहब, बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और पाकिस्तान को जो अरूज मिल रहा है, जो तरक्की मिल रही है, जो बुलंदी मिल रही है, बिल्कुल। और इस ईरान अमेरिका जंग का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, थ्रू मुज़ाकरात ही निकलना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम आगे बढ़ेंगे, और हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया, और ये फाइनेंस स्कीम है जो हाउसिंग के लिए, और इसमें लोगों को कर्जे दिए जाएंगे 20 साल के लिए। इसमें 5% मार्कअप है, जो आपको 20 साल में आपको ये कर्जा लुटाना है उस मार्कअप के साथ। ये किन अफराद को मिलेगा, इस सारे पे बात करेंगे अली गौहर बलोच साहब के साथ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म हाउसिंग फाइनेंस स्कीम, जिसके तहत ये एक तवील मुद्दती प्रोग्राम है, जिसके तहत 5 लाख घर बनाने का हदफ है। और ये जो हदफ है, ये किस तरह से कम्प्लीट होगा, लोगों को कर्ज दिए जाएंगे, किन अफराद को दिए जाएंगे, और जो शराइत हमारे सामने है उसके तहत तो ये है कि वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत 5% मार्कअप पर आवाम को घर फराम किए जाएंगे। ये 20 साल में आपको लुटाने होंगे। इसके खदोखाल क्या हैं, कौन ले सकते हैं, इस पर अली गौहर बलोच साहब जो हैं रुकन कौमी असम्बली जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा, उनको हमने मदऊ किया है। बलोच साहब बताइएगा कि एक तो ये कि ये स्कीम किन शहरों के रहायशियों के लिए है या पूरे पाकिस्तान के लिए है, और फिर ये कि लोग कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये ज़रा इसकी तफसील बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो भी स्कीम वज़ीर आज़म साहब की तरफ से लॉन्च की जाती है,
उसका बाकायदा पूरा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाता है। वैसे तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, लेकिन बुनियादी तौर पर उस चीज़ को जो है मतलब जिन जिन स्टेशन पर फिलहाल ये लॉन्च की जाएगी उसको पहले जो है वो प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, और उनके जो तमाम मतलब है कि उसकी इंफॉर्मेशन है वो पोर्टल पर जारी की जाएगी। ठीक है। दूसरा ये है कि हमेशा से ना सिर्फ वफाकी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब की स्कीम, बल्कि जो हमारे सूबाई जितने भी डिपार्टमेंट है ख़ास तौर पर पंजाब के, वहाँ पर भी रिफॉर्म्स की जा रही हैं। वहाँ पर भी ये मतलब है कि बेघर लोगों को घर देने का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी तरह से, जिस तरह से कि पीएम साहब ने अनाउंस की है, इसी तरह से पंजाब में मरीम नवाज साहिबा ने भी लॉन्च की है। और जाहिर है कि उसके अंदर जो मतलब है कि उसके अहल होंगे एप्लीकेशंस, उनकी अगर वो उन घरों से ज्यादा हैं तो फिर उनकी कुरानंदाजी की जाएगी, जो कि मेरिट और शफाफ तरीके के साथ की जाएगी। और अगर एप्लीकेशन उतने ही लोग क्वालिफाई करते हैं जितने घर हैं तो फिर वो हर किसी को मिल सकेगी। लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर आपने देखा है कि इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में नहीं, वो करोड़ों में फिगर्स हैं जो आज भी लोग अपने जाती घर से महरूम हैं। या तो वो किराए के घर में रहते हैं या फिर उनके पास अपने घर नहीं है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये बेघर लोगों को घर देने का, ये वो लोग आएंगे इसमें जिनके नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी या लैंड पहले से ना हो और जिनके पास कोई अपनी छत मौजूद नहीं है और उनके पास इतने वसाइल भी नहीं है कि वो घर बना सके। तो ये एक तो मैं आपको आपके प्रोग्राम की वसातत से आपने बड़ा मतलब है कि ये एक अच्छा मैं समझता हूँ कि कदम उठाया कि आज का प्रोग्राम आपने इस चीज़ पर क्वेश्चन किया है। यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरी, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर प्लॉट दे दिया जाए तो वो घर बनाने की अहलियत रखते हैं, और अगर उनको वो घर नहीं बना सकते, वो कर्जा लेना चाहते हैं, तो इस तरह की मरकज और सूबाई गवर्नमेंट की मदद से जो है वो प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए हैं जिसमें तकरीबन 0 मार्कअप के ऊपर भी 10-10 साल और 20-20 साल का कर्जा दिया जा रहा है घर बनाने के लिए। और उसकी साथ जो है वो बड़ी नॉमिनल सी होती हैं, वो कोई भी बंदा इजीली दे सकता है, अपनी तनख्वाह में से भी आप दे सकते हैं उसकी कटौती करवा के। और ये बड़ी बात है कि आपको घर बनाने के लिए कर्जा मिल जाए और वो भी विदाउट मार्कअप मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, हुकूमत ने 321 अरब रुपए इसके लिए फाइनेंसिंग मुख्तस की है, और इसमें यह है कि पहले 10 साल में 5% मार्कअप रखा गया है, उसके बाद मार्केट की बुनियाद पर शरह लागू होगी और 50,000 घर जो हैं उनकी तामीर का हदफ मुकर्रर किया गया। लेकिन इसमें एक बात और आ गई कि हाउसिंग फाइनेंस स्कीम में सूदी निज़ाम शामिल, आइनी डेडलाइन से तसादुम का खदशा, कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का खुद ऐलान मौजूद है। अब ये जो मार्कअप है डेफिनेटली इसके ऊपर भी दोबारा से बात हो रही है कि कुछ कहा गया है कि आप इसको देखें, तो इस मामले को किस तरह से आप देखते हैं बलोच साहब? देखिए बड़ाई साहब, आपके इल्म में है कि 1-2 दिन पहले 1% मार्कअप जो है वो वैसे भी बढ़ा है, जो कि मतलब है कि जो हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से और स्टेट बैंक की तरफ से फिगर जारी किए गए। लेकिन यहाँ पर आप देख लें वो तकरीबन अभी 11% पर है। पहले 8 पर भी, 9 पर भी आया, 10 पर भी आया। फिर आजकल के जिस तरह के हालात हैं वो आपके इल्म में पूरी दुनिया में एक रिसेशन सा चल रहा है, तो वो मतलब है कि 1% मार्कअप बढ़ाया गया बाई एंड लार्ज, वो जो रूटीन के कर्जात है। लेकिन यहाँ पर आप खुद कह रहे हैं कि आपने पढ़ा है, जो पढ़ा है उस पर 5% लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये हाफ से भी नीचे है। तो मैं समझता हूँ कि ये 5% मार्कअप भी बहुत कम मार्कअप है, और जो इसकी इकसात होंगी वो इतनी आसान होगी कि उस पर 5% मार्कअप भी आपको इतना फील नहीं होगा। और ख़ास आपने देखा है ना कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट सेक्टर में बनती हैं, जिस तरह के मतलब है कि वो प्रोजेक्ट्स आते हैं, कहीं पर भी जो मिडिल क्लास है, जो हमारे वो दोस्त हैं जो तनख्वाहदार हैं जिनकी 1 लाख रुपए तक सैलरी, 50,000 तक सैलरीज है, जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं, ड्राइवर्स हैं, गनमैन हैं, मजदूर तबका है हमारा, तो वो तबकात हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटी पर। वो तबका ये उनके लिए एक प्रोजेक्ट है खास तौर पर। आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये एक अपर मिडिल क्लास के लिए,
ये हमारे उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए जिनके जो हमेशा पूरी जिंदगी ख्वाब ही देखते रहते थे कि शायद हमारा कोई घर बने। वैसे एक करोड़ आज तक की वो कर्जा ख्वाब दिया जो जा है रहा वो है, हकीकत का रूप धार रहे हैं। जो क्या प्राइम मिनिस्टर घर साहब बनाना मुमकिन है जो ये पैसे दिए जा रहे हैं जितने गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्कीम की तहत, आपको लगता है कि ये घर बनाना या जगह लेना मुमकिन होगा? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में पिछले दिनों एक गांव में गया। अच्छा। तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर धड़ाधड़ जो तकरीबन 5-5 मरले के लोगों के घर थे, वो कुछ जगह पर उनको गिरा कर और कुछ जगह पर जो है वो मतलब खाली जो प्लॉट्स पड़े थे लोगों के, वो घर बना रहे। तो उस गांव में इतनी अवेयरनेस थी कि मेरा ख्याल है कि तकरीबन 50% वो लोग जिनके घर नहीं थे, मतलब प्लॉट्स तो उनके पास थे, लेकिन वो ऊपर बिल्डिंग जो थी वो ना होने के बराबर थी, या वो टूट चुकी थी या वो सीधा हो चुकी थी। उन तमाम लोगों ने, पंजाब गवर्नमेंट ने उनको कर्जा दिया, सिर्फ ये कि उन्होंने इंटरेस्ट दिया, उन्होंने अप्लाई किया बर वक्त, और उन तमाम तकरीबन जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से 80% लोगों को रिस्पॉन्स किया आया कि उनके जो वो लोन था वो सैंक्शन हो गया, वो लोन पंजाब गवर्नमेंट का। लेकिन इसी तरह से ये इनिशिएटिव पंजाब और मरकज की दोनों की तरफ से लिए जा रहे हैं, ताकि मरकज की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, इसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों का फायदा हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई, बिल्कुल आपने ये सवाल किया था कि ये लोग बना सकेंगे, बिल्कुल। अगर आपके पास 15-20 लाख रुपया हो तो आज भी आपको पता है कि जिसमें एक किचन, 2 रूम्स और अटैच बाथ, एक मतलब है कि रूम और एक आदमी बैठने की जगह, ये इजीली आप इसका घर, और आम आदमी की जरूरत भी यही है। जो बंदा किराया, आप अंदाजा करें कि यहाँ पर एक 3-3 मरले के, 2-2 मरले के लोगों में लोग किराए में रहते, एक कमरा होता है और 10-10 बेचारे 5-5, 7-7 फैमिली मेंबर्स होते हैं। ठीक हो गया बलोच, फिर क्या करें, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये 5 साला प्रोग्राम है, एक तवील मुद्दती प्रोग्राम है जिसके तहत 5 लाख घर बनाने का हदफ रखा गया और पहले साल में 50,000 घरों की तामीर का हदफ है। ये हर पाकिस्तानी के लिए और पूरे तमाम सूबों में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब ये है कि आगे जो है तमाम लोगों को ये मिल सके, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ये एक अच्छी बात होगी कि उन लोगों को जिनके पास छत नहीं, उन्हें छत मिल जाए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सीएम रहमत कार्ड के हवाले से, और हमारे साथ मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब होंगे जनाब राशिद नसरुल्लाह साहब। उनसे बात करेंगे किस तरह जो हकदार है उनका हक उनकी दहलीज पर किस तरह पहुँचेगा, क्या होगा, ये नया इनिशिएटिव क्या है और इससे फ़ायदा क्या होगा। एक शॉर्ट कमर्शियल। वेलकम बैक। हमारे साथ मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब जनाब राशिद नसरुल्लाह साहब मौजूद हैं। राशिद नसरुल्लाह साहब, ये हुकूमत पंजाब का ये जो रहमत कार्ड है, ये इनिशिएटिव क्या है जो सामने आ रहा है? लिखा हुआ वो तो यही है कि ये बेसहारा, बेवा और जो यतीम है उनके लिए ये इनिशिएटिव है हुकूमत पंजाब का कि उनको घर बैठे ये वो कार्ड के ज़रिए उनको रकम मिलेगी। ये है क्या इनिशिएटिव, कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे और किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, इसके हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ। जी शुक्रिया फ़ारूक साहब। बेसिकली ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक और इनिशिएटिव है, और इस बार जो कैटेगरी उन्होंने चूज़ की है, मुंतखब की है, वो बेवाएँ और यतीम बच्चे हैं पंजाब के। तो फ़ारूक साहब इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के फ़ेज़ 1 में 50,000 बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चों को केटर किया जाएगा। उनको 1 लाख रुपया यकमुश्त इन वन गो उनके जायज़ कैश वॉलेट में दिया जाएगा, जिससे वो अपना छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं। यतीम बच्चों के जो गार्डियन है वो उनकी तालीम को जारी रख सकते हैं। तो ये बेसिकली इस प्रोग्राम का खाका है। तो ये पहले यानी पहले फेज़ में 50,000 बेवा या टोटल जो 50,000 उसमें यतीम बच्चे भी शामिल हैं? 50,000 घराने हैं जी, इसमें बेवाएं भी हैं और यतीम भी हैं, यतीम बच्चे भी और बेवाएं भी। ठीक है, ये नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक ही इन लोगों को मिलेंगे ना कार्ड। तो कुछ बच्चों का तो ये मसला होता है कि जिस तरह यतीम हो गए, उन्हें पता नहीं है किस तरह से करवाना है, क्या करवाना है, नादरा से जाके सरकारी दस्तावेज़ात। तो ये मुश्किलात या आपके ख़्याल में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं लोगों के, क्योंकि अभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपसे सवालात पूछ रहे हैं, तो ये हमारे शो के ज़रिए आप बताएं कि अगर कोई चैलेंज आता है तो उससे आगे करना क्या है। फ़ारूक साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया।
हमने इस प्रोग्राम को इंतहाई सादा और आसान फर्रुख साहब बनाया है। हमने इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है हमें। हम इंशाल्लाह अब 3 मीडियम से हम ये पहली बात दरख्वास्तें ले रहे हैं। नंबर 1, हमने इसके लिए वेब पोर्टल मुतारिफ कराया है www.rahmatcard.punjab.gov.pk। दूसरी इस पे तरीकाकार है वो मोबाइल एप्लीकेशन का है, सीएम रहमत कार्ड। आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अप्लाई कर दें। तीसरा तरीका फरूख साहब हमने रखा है 1077 हेल्पलाइन का। आप इस नंबर पे कॉल करें, 24/7 एजेंट यहाँ दस्तयाब होंगे, वो आपकी एप्लीकेशन ले लेंगे। जो सवाल आपने किया डॉक्यूमेंट्स का, वो मैं पहले बता चुका। एक इंतहाई आसान और सहल तरीका है। इसमें ना आपको किसी दफ्तरी चक्कर लगाना है, ना आपको किसी क्लर्क के पास डायरी नंबर लगवाना है। हम इंशाल्लाह इसको नादरा से वेरीफाई करेंगे और नादरा की वेरिफिकेशन के बाद हम ये डिस्पर्समेंट करेंगे इंशाल्लाह। राशिद साहब, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कैसे मुख्तलिफ है? इसी तरह वो भी, उनके यहाँ भी दायरा कार है पूरे पाकिस्तान में, वो भी यही पैसे नगद ही पैसे देते हैं, और ये किस तरह से मुख्तलिफ होगा, या आप लोगों ने ये इसे समझते हैं कि ये मुख्तलिफ किस तरह से है? नंबर 1 फरूख साहब, ये चूंकि महकमा ज़कातो उशर का एक प्रोग्राम है, आप समझ सकते हैं कि ये मुस्तहिकीन ज़कात के लिए एक प्रोग्राम नंबर 1, इसमें तो ये कैटेगरी है ज़कात की। दूसरा मुख्तलिफ इसमें यह है कि हम इसमें 1 गो आपको 1 लाख रुपया दे रहे हैं। इन 1 गो 1 लाख रुपया जब आपके पास आएगा, फरूख साहब मैंने रिसर्च की, आई स्पोक अबाउट 63 वुमेन इन डीजी खान, लिया, अटक, मियांवाली, चूनिया, कसूर, उन जगहों पे मुझे खवातीन ने बताया कि आज भी हमने आज तक लाख रुपए की गड्डी कभी हाथ में पकड़ के ही नहीं देखी। आज भी वहां 1 लाख रुपया बड़ी रकम है। इतने इतने अच्छे बिजनेस प्रपोजल्स उन खवातीन के पास थे। कोई अपने ब्यूटिशियन अपनी ड्राइंग रूम में खोलना चाहती थी, कोई अपने घर की एक कमरे के अंदर अपना छोटा सा शेफ का काम करना चाहती थी, सिलेंडर खरीद सकती थी, कोई सिलाई मशीन खरीदना चाहती थी, कोई गंदम एक जगह से लेकर दूसरी जगह बेचना चाहती थी। तो एक बड़े बिजनेस प्लान थे उनके पास, जो वो छोटे छोटे कारोबार करके अपने घर का चूल्हा चला सकते थे। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ है कि 1 रुपये इन 1 गो आप अपने जो कर्ज आपके ऊपर 40-50 हजार रुपए कर्ज के लिए पूरी फैमिली जॉब कर रही है छोटे चौधरी और वडेरों के घर में, तो उससे उनकी जान छूट सकती है। तो एक बड़ा एक्सटेंसिव इसके ऊपर रिसर्च हुई, उसके बाद इस प्रोग्राम को लॉन्च। राशिद साहब, ये रकम मिलेगी कैसे? यानी एक सादा आदमी सुन रहा है इस वक्त, तो क्या होगा? अप्लाई किया उसने ऐप के जरिए, फिर क्या अगला तरीका कर क्या होगा? जी, हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई। अभी भी मैं आपको मोबाइल में अगर दिखाऊं तो फरूख साहब सिर्फ 1 दिन के अंदर अगर आपका जूम कर सके मोबाइल, तो ये 1,27,000 एप्लीकेशंस हमारे पास अभी तक आ चुकी हैं। अभी ये मेरे पास लाइव डैश में, तो ये एक बड़ा अवामी एतमाद भी है हुकूमत पे। सबको पता है कि सियासी थी और समाजी नजरियात से गैर वाबस्तगी करते हुए ये नहीं है कि कोई सियासी इसमें अमल दखल है। आप कोई भी किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक है, किसी भी समाजी उससे शोबे से आपका ताल्लुक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जैसे ही हमारे पास, हमने 14 दिन का टाइम रखा है, 14 दिन के अंदर हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी। उसके बाद हम इनकी नादरा वेरिफिकेशन करवाएंगे, जो कि बड़ा जरूरी है क्योंकि मुस्तहिकीन ज़कात को भी जाना है। और उसके बाद हम देखेंगे और इसके बाद हम बैलेटिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट फेज में 50,000 एप्लीकेशन एंटरटेन कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशंस हम रिफ्यूज नहीं कर रहे हैं, हम उनको अपने डेटाबेस में रखेंगे। जैसे ही फेज 2 लॉन्च होगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर हम इसी तरीके को दोबारा रिवाइव करेंगे। मैं पंजाब की सियासत का तालिब इल्म हूँ, समझता हूँ, तो आपके पास तो लोग आ जाएंगे, राशिद साहब ये तो फलां बंदे थे, ये पीटीआई के वोटर थे, ये पीपल्स पार्टी के थे, आप लोगों ने ये क्या स्कीम निकाली है, ये पैसे उनको भी चले गए हैं, ये है वो। ये मामला तो होते हैं, इस तरह के चैलेंजेस तो आते हैं। फरूख साहब, इसमें एक बात मैं ऐड करता चलूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो विजन था कि मेरी पंजाब की खवातीन कहीं लाइनों में ना लगी हों, उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, वो किसी दफ्तरों में डायरिया नंबर ना लगवाती फिर रही हो, ये उनके घर बैठे वो अप्लाई कर रही हैं। और हम इसको जो कार्ड डिलीवर कर रहे हैं वो उस खातून के घर की दरवाजे पर, उसकी चौखट पर डिलीवर कर रहे हैं, और उसके अकाउंट में वो 1 लाख रुपए डाल रहे हैं। हम इसमें कोशिश की है कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो मिनिमल कर दें। एक तो ये है। और दूसरा जो बात आपने की कि कोई कहेगा जी ये पीटीआई को मिल गया, या ये जमात इस्लामी को मिल गया, या पीपल्स पार्टी को मिल गया, तो फरूख साहब मैं ऑन ओथ कहता हूं कि अगर मैं खुद भी चाहूं तो मैं एक भी रहमत कार्ड अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकता। मैंने इतना ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ निजाम एक बना दिया है। तो अगर किसी भी जमात को जाता है, किसी भी मकतबा फिक्र को जाता है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, मेरी वजीर आला को कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हमने
ट्रांसपेरेंसी और मेरिट को इंश्योर करना है, जिस तरह उनके बाकी प्रोग्राम्स में हुआ। आपने देखा ट्रैक्टर स्कीम, उसमें कोई उस रोक टोक नहीं थी। लैपटॉप के लिए हमने कोई भी 100 से ज्यादा जो मंसूबे हैं, माइनॉरिटी कार्ड है, हिम्मत कार्ड है, चिल्ड्रन ट्रांसप्लांट है, जो भी है, हम उसमें अपने सियासी वाबस्तगी बालाए ताक रखते हुए काम किया जी। ये और मैं इसमें जो भी ऐसा- समझना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, बाज़ दफ़ा हम बेंजीन इनकम सपोर्ट का हम सुनते हैं, जब वो पैसे निकलवाने जाते हैं तो जिनसे निकलवाते हैं वो दुकान है या कोई भी फ़र्द है, वो एक अजाफी उनसे पैसे लेते हैं। आप इसे रिश्वत समझें या जो भी कहें कि अगर आपके जनाब 5,000 बनते हैं, 10,000 बनते हैं, तो जनाब 2,000 हमें देंगे आप। ये रहमत कार्ड में सिलसिला क्या होगा कि आप इस तरह की कबाहत से भी बच सकें, यानी कि आपके अकाउंट में आ जाएगा ये कार्ड, क्या होगा, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। जी फारूक साहब, हमने इसमें किया क्या है कि जब आपका बैलेटिंग में नाम आ गया, हमने उसके बाद जब आपको पैसे देने हैं तो हम आपका एक जैज कैश वॉलेट खोल रहे हैं, यानी आपका एक डिजिटल अकाउंट खोल रहे हैं आपके नाम पे। वो लाख रुपए हम किसी को दे नहीं रहे हैं, वो आपके अकाउंट में जा रहा है। वो अकाउंट, दैट अकाउंट इज रजिस्टर्ड विद योर मोबाइल नंबर। अब आपका और वो जो एटीएम कार्ड है, रहमत कार्ड, वो आपकी दहलीज पे आपको रिसीव हो गया। अब ये आपकी मर्जी है फारूक साहब, जिस तरह हम बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, कोई अपना बैंक अकाउंट के पैसे तो नहीं किसी को जाके देता ना। आप अपने बैंक अकाउंट को शॉपिंग कर सकते हैं, आप उसे एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, आपने अगर किसी अजीज को किसी का कर्ज देना है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल इज इन योर हैंड। अब आपकी चॉइस है आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने उसके अकाउंट में पैसा डाला है, हमने ह्यूमन इंटरेक्शन मिनिमल कर दिया है। तो ये इस प्रोग्राम की जो इसको तफरीक करेगा। थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट, आप पे बड़ी तनकीद भी हो रही है, हम तो आपको जानते हैं, आप मियाँ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के, और अब आपके पास ये जिम्मेदारी भी है जिसे आप बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो तनकीद हो रही कि ये देखो, ये लंदन में होता था लड़का, ये घर के बाहर खड़ा होता था, अब ये देखो 5 अरब का और अरबों का मंसूबा इसके हाथ से इफ्तिताह हो रहा है। तो इस तनकीद का जवाब कैसे देंगे? फारूक साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पिछले 2 दिन से जब से वो तस्वीर मंजर आम पे आई, जब वो लॉन्चिंग प्रोग्राम सीएम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने मुझे इज्जत बख्शी, मुझे बुला के अपने साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च करवाया, तो मेरे लिए तो जाहिर है कारकुन के लिए बहुत बड़ा दिन था, एक सियासी एतबार से भी, एक वैसे भी। लेकिन ये मुखालफिन को चीज हजम नहीं हुई। ये नहीं चाहते फारूक साहब, और ये वही नस्ल है जो बदतमीजी, गाली, इंतशार, फितने पे यकीन रखती है, फिरके पे यकीन रखती है। इनको यकीन नहीं आया कि एक सियासी कारकुन, ये मुस्लिम लीग नून, उसकी क़यादत एक सियासी कारकुन को इस तरह से इज्जत देती है। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ नौजवानों को सिखाया गया कि आपने पेट्रोल बम कैसे बनाने हैं, आपने पुलिस वालों के सर कैसे फाड़ने हैं, आपने कीलों वाले डंडों का इस्तेमाल कैसे करना है, आपने पुलिस की मोबाइल गाड़ियों से पेट्रोल कैसे निकालना है और उसको आग लगा के नहर में कैसे फेंकना है, आपने एसपी की आंख कैसे निकालनी है, आपने डी चौक में 126 दिन धरना कैसे देना है, आपने पीटीवी की इंस्टॉलमेंट जो इंस्टॉलेशन है उनको जलाना कैसे है, आपने जो है पार्लियामेंट पे हमला कैसे करना है, आपने पार्लियामेंट की ग्रिल्स के ऊपर अपनी गंदी शलवारें कैसे लटकानी है। तो ये सिखाया जाता रहा है इस मुल्क में मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब की तरफ से। अब उनके चाहने वालों को यकीन नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नून इखलाक सिखाती है, किरदार सिखाती है, नए लीडर्स पैदा करती है, नौजवानों को आगे लाती है। वो यहाँ गाली गलोच की सियासत नहीं करते हैं। तो इसलिए वो तस्वीर इनको हजम नहीं हुई, वो प्रोग्राम इनको हजम नहीं हुआ। और ये वो फर्क है जो 9 मई वालों में और 28 मई वालों में है। ये वो फर्क है जिसकी तकलीफ आपने 2 दिन से सोशल मीडिया में देखी। वो बुनियादी नुकता तो उनका ये था कि ये पढ़े लिखे नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनको पता नहीं है, लेकिन मैं आपके यहाँ, आपने तो अच्छी खासी तालीम हासिल की है बाहर से भी, पाकिस्तान से भी, तो वो ये मुखालफिन प्रोपेगेंडा तो करते हैं डेफिनेटली। जी फारूक साहब, देखें, अब ये भी इस मुल्क में हुआ कि आप बीमार हैं, शदीद बीमार हैं, कैंसर जैसी मूजी मर्ज से लड़ रहे हैं और आपके हॉस्पिटल के अंदर घुसने की कोशिश की जाती रही सिर्फ इसलिए जी कि ये बीमारी का ढोंग रचाया जा रहा है ये कहने के लिए, और फिर उस खातून को, उस अजीम खातून को मरना पड़ा अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए। इस मुल्क में हुआ, आपके कैमरामैनों ने, आपने, आपके शोज ने ये सब कुछ दिखाया। और आज भी आप देखें कि किसी की तालीम पे अटैक, क्या कभी हमने सोचा था फारूक साहब आज से 10-15 साल पहले कि आपको अपनी तालीमी डिग्रियां बतानी पड़ेंगी? कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन अब ये हुआ और अब मजबूरन हमें बताना पड़ा। ये जो लोग ये बात कर रहे हैं शायद उन्होंने कभी हायर एजुकेशन तक हासिल नहीं की होगी। मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन अब आपने सवाल किया है
फरूख साहब, मैंने जो है एमएससी कंप्यूटर साइंसेज किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से, लाहौर से। उसके बाद मैं लंदन गया, मैंने लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी से एमएससी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, और मेरा क्योंकि शौक पॉलिटिक्स में था तो मैंने इजाफी एक डिग्री ली कि पॉलिटिक्स को समझूं, पार्लियामेंट को समझूं, नशिस्तों को समझूं, मखसूस नशिस्तों को समझूं, पार्लियामेंट का बिजनेस कैसे चलता है, ईवान कैसे चलता है उसको समझूं, जमहूरियत क्या है उसको समझूं, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है उसको समझूं। तो मेरा शौक था, उसके लिए मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस किया है। तो अब ये बताना पड़ रहा है, लेकिन अफसोस ये जो नस्ल तैयार की गई है, और ये नस्ल अब सिर्फ 2% रह गई है फरूख साहब। इनके घर वाले भी, जिनको वो एक मुहावरा मशहूर है ना कि एना ने नहीं बचना, तो ये वो नस्ल अब रह गई है। चले राशिद साहब, बहुत शुक्रिया जो आप काम कर रहे हैं, लोगों तक उनका हक पहुंचे, उनकी दहलीज पर पहुंचे, इससे बेहतर कोई बात नहीं है। आज हमने हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान के 2 इनिशिएटिव्स का जिक्र किया है। एक तो ये है कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में, तो आप वज़ीर आज़म का जो अपना घर हाउसिंग स्कीम जो चल रही है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप बेवा हैं, बेसहारा यतीम बच्चे हैं, आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो आप ये रहमत कार्ड है, इसमें यकमुश्त आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये इनिशिएटिव है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह निगहबान।